हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 6th डे। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डिविडेंड पॉलिसी। अब तक हम कौन से चैप्टर्स पढ़ चुके हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसका पार्ट 1 मैंने अभी तक कंप्लीट करवाया है। फिर हमने पढ़ा लीवरेज, फिर हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अब हम आज पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी। तो चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, सर नाम से पता चल रहा है कि यहां पर हमें क्या करना होगा, डिविडेंड के मैटर को सॉल्व करना होगा। मतलब क्या, डिविडेंड किसी कंपनी को देना है, नहीं देना है, या देना है तो कितना देना है, क्या उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये सारी बातें यहां पर इस चैप्टर में की जाएंगी। तो चलिए देखिएगा डिविडेंड पॉलिसी। सर डिविडेंड पॉलिसी होता क्या है? इसमें आपने को देखना है क्या, व्हाट पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विल बी पेड आउट टू द शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स का कितना पोर्शन आप शेयर होल्डर्स को दे देते हैं और कितना पोर्शन अपने बिजनेस में रिटेन करते हैं, दैट इज द डिविडेंड पॉलिसी। मतलब कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट क्या करेगी, या तो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जिससे शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे, या फिर कंपनी अपने पास उसे रखेगी। और उसे रखती क्यों है? ताकि उस पैसे से कंपनी ग्रो कर सके, क्योंकि पैसा अपने पास रखेगी तभी तो एक्सपेंड कर पाएगी। ओके, नाउ सो अगर एक एग्जांपल देखें, कंपनी कमा रही 200 रुपए है और कंपनी डिविडेंड दे रही है 80 रुपए का। दैट मीन्स डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कितना रहने वाला है, 40%। मतलब 200 कमाया, 80 आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे डीपी रेशियो, 40%। और उस केस में आपका रिटेंशन रेशियो रहेगा 60%। अगर कंपनी 40% बांट देती है, दैट मीन्स 60% अपने पास रखती है। चलिए, इसका मतलब सर डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स में रिवर्स रेशियो रहेगा, इनवर्स रेशियो रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ओके, इसका मतलब डिविडेंड बढ़ेगा तो रिटेन अर्निंग्स कम होगा, डिविडेंड कम रखोगे, कम दोगे तो रिटेन अर्निंग्स ज्यादा रहेगा। बिल्कुल। नाउ सर ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड और रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड। इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड जिन्होंने थ्योरी दिया वो है दो, सोलोमन और एमएम। और रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड में भी हम दो पढ़ेंगे, वॉल्टर और गॉर्डन के बारे में। पहले बात करते हैं सोलोमन के बारे में, जिसने कहा कि भैया रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को इतना बड़ा मैटर नहीं है। क्या कहा सर इसने प्रॉपर? डिविडेंड पॉलिसी स्ट्रिक्टली अ फाइनेंसिंग डिसीजन। कहा डिविडेंड पॉलिसी एक फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंस रेज किया आपने, ऑब्वियसली उसी पर डिविडेंड देते हो, तो कहा एक फाइनेंसिंग डिसीजन है। एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज पैसिव रेजिडुअल, मतलब डिविडेंड देना एक सेकेंडरी मैटर है। ओके, तो सर डिविडेंड डिपेंड किस पे करता है? डिविडेंड डिपेंड करता है, डिविडेंड विल फ्लक्चुएट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू हिम। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने के लिए, जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, तब तो क्या कीजिए, डिविडेंड। सिंपल समझना, अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी क्या करेगी भैया, शेयर होल्डर्स क्या कहेंगे, कंपनी ये पैसा तुम रखो, तुम ही इन्वेस्ट कर लेना। और अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर हमें प्रोवाइड करवा देना, दैट्स ऑल, सिंपल, इतना सा बोला। तो डिविडेंड डिपेंड करेगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी है। अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास अवेलेबल है तो आप डिविडेंड कुछ मत दीजिए, और अगर आपके पास अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो 100% डिविडेंड दे दीजिए। द थ्योरी इम्प्लाइड दैट द इन्वेस्टर प्रेफर टू हैव द फर्म रिटेन एंड री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? इन्वेस्टर चाहते हैं कि भैया फर्म ही उसका पैसा रखे और री इन्वेस्ट करे, रादर देन प्रोवाइड डिविडेंड। हमको मत दो भैया, तुम ही रखो, बशर्ते अगर आप हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन को हमने डिनोट किया है के, और आप कमा रहे हैं आर। ओके, रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। नाउ बस सोलोमन खत्म, बिल्कुल थ्योरी था, इतना सा कंप्लीट है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच। सर ये एमएम अप्रोच क्या कहता है? एमएम अप्रोच भी ऑब्वियसली इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। आपकी डिविडेंड पॉलिसी आपकी कंपनी की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप डिविडेंड दो चाहे आप डिविडेंड ना दो, आपकी कंपनी की वैल्यू पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। मतलब देखते हैं ना जरा, चलिए एज पर एमएम मॉडल फॉर्मूला क्या दिया इन्होंने, P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K। और ये बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, बड़ा समझने में आसान है, आप लोगों ने ये पहले से देख रखा है। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस R टू द पावर n। क्या सर, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ना, कि 100 रुपए अगर आज लगाए तो 2 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा, एटसेट्रा। इसी को शफल करके आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस R टू द पावर n।
क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है, मुझे 5 साल बाद 1000 रुपए मिलने वाले, आज उसका प्रेजेंट वर्थ कितना है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। वैसे ही यहाँ पर P0 का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, P0 का फॉर्मूला क्या निकल कर आया, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में मिलने वाला डिविडेंड प्लस फर्स्ट ईयर के आपके शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, अगर मैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं तो शेयर का प्राइस आ जाएगा P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K। सर कैसे, जरा देखो सुनो, P0 मैं कह रहा हूं कि देखो अगर मैंने आज किसी शेयर में इन्वेस्ट किया तो 50 रुपए मुझे क्या मिलेंगे, डिविडेंड के नाम पे मिल जाएंगे, दैट इज D1। और मेरे शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, मेरे शेयर का प्राइस हो जाएगा, अच्छा डिविडेंड के नाम पे एक काम करते हैं, इसको 30 रुपए कर देते हैं, और मेरे शेयर का प्राइस हो जाएगा 520 रुपए। और मेरा एक्सपेक्टेशन कितना है, मेरा एक्सपेक्टेशन है 1 प्लस के कितना है 10%। इसका मतलब यहाँ पर शेयर बेचूंगा तो 520 मिल जाएंगे और डिविडेंड के नाम पे 30 मिल जाएंगे, 550 रुपए मुझे एक साल के फर्स्ट ईयर के एंड में मिलने वाले हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन 10% है रिटर्न का, तो आज मैं इस शेयर के लिए कितना पैसा देने को रेडी हूँ, 500 रुपए। 500 रुपए से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि 500 रुपए मेरा एक्सपेक्टेशन 10%, मतलब 50 रुपए कमाना चाहता हूँ। ये 50 रुपए मैं कैसे कमा रहा हूँ, 30 रुपए डिविडेंड के नाम पे और 20 रुपए प्राइस एप्रिसिएशन के नाम पे, मेरा 500 रुपए का शेयर 520 हो जाएगा। डन। चलिए सर, और अच्छा इसी को शफल करके आप क्या कर सकते हैं, P1 का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। P1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1, मतलब 500 रुपए शेयर का प्राइस है, 1 प्लस एक्सपेक्टेशन 10% माइनस डिविडेंड कितना मिल गया 30 रुपए, तो मेरा एक्सपेक्टेशन 50 था, 30 रुपए तो डिविडेंड ही मिल गया, तो शेयर का प्राइस कितने से बढ़ जाना चाहिए, 20 रुपए से शेयर का प्राइस बढ़ जाना चाहिए, दैट इज P1। ओके, तो यहाँ पर मैंने P1 का फॉर्मूला भी लिखा है, P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1। ओके, फिर एक एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, 1 लाख शेयर्स हैं, शेयर का प्राइस अभी कितना है 15 रुपए है, कैपिटलाइजेशन रेट 20%, मतलब शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20% कमा लेंगे। कंपनी सोच रही है कंसीडरिंग डिविडेंड, कितने रुपए का डिविडेंड, कंसीडरिंग डिविडेंड ऑफ ₹2.50 पर शेयर फॉर द करंट ईयर। ओके, सोच रही है मतलब D1 की बातें हो रही है, फर्स्ट ईयर के एंड में इतना डिविडेंड देने का। What will be the price of share at the end of the year if dividend is paid, if dividend is not paid? अगर आप डिविडेंड देते हैं तो शेयर का प्राइस क्या होगा, डिविडेंड नहीं देते हैं तो शेयर का प्राइस क्या होगा। जब भी एमएम का क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा हमेशा ऐसा ही लैंग्वेज आएगा, डिविडेंड इज पेड, डिविडेंड इज नॉट पेड। और चाहे डिविडेंड दो या चाहे डिविडेंड ना दो, कंपनी की वैल्यू पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है, राइट। ओके, देखेंगे अभी वन बाय वन। तो फिलहाल सिर्फ हमसे पूछा क्या गया है, हमसे सिर्फ ये पूछा गया है प्राइस ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर का प्राइस क्या होगा, बता देंगे सर, फॉर्मूला लगा देंगे, P1 इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1। अगर डिविडेंड दे रहे हो तो D1 लेस होगा, डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो डिविडेंड लेस नहीं होगा, सिंपल। ओके, तो अगर आप डिविडेंड दे रहे हैं तो शेयर का प्राइस 15.5 रुपए, डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 18 रुपए। मतलब कहने का मतलब है शेयर होल्डर्स के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप डिविडेंड दे देते हो तो शेयर होल्डर्स को 2.5 रुपए तो वैसा मिल जाएगा और 15.5 रुपए शेयर बेचने से मिल जाएगा, टोटल उसके हैंड में 18 रुपए ही मिलने वाले हैं। और अगर आप डिविडेंड नहीं देते हो तो शेयर बेच के 18 रुपए कमा लेगा। ओके, नाउ स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ कंपनी वेदर डिविडेंड इज पेड और नॉट पेड, चाहे डिविडेंड दो चाहे ना दो, कंपनी की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो एक स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, स्टेटमेंट की शुरुआत देखो, टोटल 10 कॉलम्स हैं यहाँ पे, 10 रोज है, 10 पॉइंट्स कह दो, 10 लाइंस कह दो। ओके, तो क्या क्या है सब, शुरुआत किससे करनी है, बस वो याद रखें, नेट इनकम, करंट ईयर की इनकम आपको दी हुई होगी, वहां से हमें शुरुआत करना है। चलेगा कैसे, इनकम में से जितना डिविडेंड दे दिया ठीक है, बाकी कंपनी ने अपने पास रख लिया। अब कंपनी को जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी होगा ना इन्वेस्टमेंट करने का, तो जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उसमें से जो कंपनी के पास पड़ा है वो तो ठीक, बाकी पैसा कहाँ से रेज करना पड़ेगा, शेयर होल्डर से रेज करना पड़ेगा। अब शेयर होल्डर से पैसा रेज करोगे तो देखना पड़ेगा कि शेयर का प्राइस क्या है, तो P1 देखेंगे और फिर पता लगाएंगे कि और कितने शेयर इश्यू करने हैं कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो रेज हो जाए। ओके, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर को देखा जाएगा, टोटल कर दिए जाएंगे शेयर्स जो एग्जिस्टिंग और न्यू, और फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल मार्केट वैल्यू। सर इक्वेशन हो जाए, बिल्कुल हो जाए। चलिए देखो एक एग्जांपल से समझना, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स है 30,000 शेयर, 30,000 शेयर। P0 आज का शेयर का प्राइस 100 रुपए, एक्सपेक्टेशन है 12%, ओके कि मैं 100 रुपए पे 12% मतलब 12 रुपए कमा लूंगा। अगर डिविडेंड देंगे तो 6 रुपए देंगे वरना नहीं देंगे। एक्सपेक्टेड नेट इनकम कितना है, एक्सपेक्टेड नेट इनकम कितना है 3 लाख रुपए है।
company has a proposal for making new investment of 6 lakh show under assumption the payment of dividend does not affect the value of the company. Okay, अब कंपनी के पास प्रपोजल कितने रुपए का है? 6 लाख रुपए का है। अब आपको बताना है assumption के अंदर कि भैया कंपनी का डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। तो कैसे बताएंगे? जब भी ऑब्वियसली ये बताना है assumption में, तो पहले आपको P1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे डिविडेंड दिया जा रहा हो चाहे डिविडेंड ना दिया जा रहा हो। तो P1 आप कैलकुलेट करेंगे 106 112 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P0 इंटू 1 प्लस के माइनस D1। ओके, डिविडेंड दे रहे हैं तो लेस होगा, नहीं दे रहे हैं तो लेस नहीं होगा। नाउ जब P1 आ जाए उसके बाद देखो स्टेटमेंट बनाना है, चाहे डिविडेंड दे चाहे डिविडेंड ना दे। नेट इनकम कितना है? कंपनी का नेट इनकम है सर, नेट इनकम है 3 लाख रुपए। शुरुआत यहीं से होगी कि इस बार आप कमाने का कितना सोच रहे हैं, इस बार आपका इनकम प्रॉफिट कितना रहने वाला है। उस प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे? डिविडेंड देंगे। अगर आपकी पॉलिसी है डिविडेंड पे करने की, तो डिविडेंड देंगे तो कितना देंगे? 6 रुपए डिविडेंड था, 18 कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर्स थे, 30,000 इंटू 6, 1,80,000 रुपए का डिविडेंड दिया जाएगा। और अगर आपकी पॉलिसी है डिविडेंड नहीं देने की, यस, तो आप डिविडेंड नहीं देंगे। नाउ रिटेन अर्निंग्स कितना रहेगा? अगर आप डिविडेंड दे देते हैं तो 3 लाख में से 1,80,000 हटाने के बाद 1,20,000 आपके पास अभी भी पड़ा है, और डिविडेंड नहीं देते हैं तो आपके पास पूरे के पूरे 3 लाख रुपए पड़े हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड दोनों में 6-6 लाख रुपए है। अमाउंट टू बी रेज फ्रॉम न्यू शेयर्स, कितना पैसा आपको रेज करना है नए शेयर से? तो यहाँ पर है कि भैया 6 लाख हमें रिक्वायर्ड है, 6 लाख में से आपके पास 1,20 पड़ा है, तो 4,80,000 हमें और रेज करने हैं। और यहाँ पर है 6 लाख रुपए रिक्वायर्ड है, 3 लाख ही पड़ा है, तो हमें 3 लाख रुपए और रेज करने हैं। इसे P1 से डिवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि P1 वो प्राइस है जिसपे आप शेयर इश्यू करोगे। इसे आपके पास आ जाएगा न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड, कितने शेयर इश्यू करने। कभी कभी क्वेश्चन में केवल यही पूछा जाता है कि आपको शेयर्स कितने इश्यू करने हैं। ओके, फिर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर इसमें आप ऐड करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जैसे ही P1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। और एट द एंड ऑफ द ईयर जो शेयर का प्राइस है P1, जैसे ही इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके पास आ जाएगी टोटल मार्केट वैल्यू एट द एंड। और वो टोटल मार्केट वैल्यू एट द एंड दोनों कंपनीज, दोनों ही केसेस में, चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना दो, सेम रहने वाला है। और यही स्टेटमेंट बना के आप प्रूव करने वाले हो कि assumption के अंदर ये फिक्स है कि भैया डिविडेंड दो चाहे ना दो, कंपनी का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, चलिए जी, ये हो गया नाउ वॉल्टर अप्रोच, वॉल्टर मॉडल। तीसरा, ये किसके एस्पेक्ट में था? रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड। रिलेवेंस ऑफ डिविडेंड मतलब अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो ये शेयर के प्राइस को इफेक्ट करता है। तो एज पर वॉल्टर मॉडल देखो, फॉर्मूला क्या रहने वाला है? डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाई के। सर डी क्या है? डिविडेंड पर शेयर, आर क्या है? रिटर्न ऑन रिटेन अर्निंग्स, के क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ई क्या है? अर्निंग्स पर शेयर, डी क्या है? डिविडेंड पर शेयर। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, चलिए अब सर ये फॉर्मूला हमें समझा भी दीजिए। बिल्कुल, देखो जरा, तो कंपनी के शेयर का प्राइस कैसे इफेक्ट होता है डिविडेंड से? वॉल्टर ने कहा कंपनी के शेयर प्राइस को दो चीजें इफेक्ट करती है। क्या क्या? एक तो डिविडेंड पर शेयर, कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के, दिस वन, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के, दिस वन इज डिविडेंड पर शेयर। तो ये दो चीजें आपकी शेयर के प्राइस को इफेक्ट करती है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं जरा। पहला एग्जाम्पल, अर्निंग्स आपकी 10 रुपए है, डिविडेंड आप 4 रुपए देते हैं, दैट मीन्स 40% आप डीपी रेशियो है आपका। कंपनी कमाती कितना है? 10%, और आपका एक्सपेक्टेशन भी मैंने रखा है 10%। ओके, तो अभी शेयर का प्राइस क्या रहना चाहिए? तो फॉर्मूला लगाया वॉल्टर मॉडल का, चार डेटा यही मिलेंगे, अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, आर और के। तो कंपनी का शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए एज पर वॉल्टर? तो फॉर्मूला लिखा डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाय के। अब जरा देखो, वैल्यूज पुट कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। यहाँ पर इसको समझना, आपको एज अ शेयर होल्डर एक तो डिविडेंड मिलेगा 4 रुपए, और क्या मिलेगा? 6 रुपए। 6 रुपए आपको नहीं मिले, कंपनी ने अपने पास रख लिए हैं। अर्निंग्स माइनस डिविडेंड मतलब कंपनी ने इसे अपने पास रख लिया है। कमाया था 10 रुपए, 4 रुपए आपको बांटा, 6 रुपए अपने पास रख लिए। अब ये 6 रुपए कंपनी ने आपके अपने पास रखे हैं, वो आपके ही हैं। तो 6 रुपए और 4 रुपए देखा जाए तो टोटल आपकी कमाई है 10 रुपए, और आपका एक्सपेक्टेशन कितना है? 10%। तो शेयर का प्राइस कितना होना चाहिए आज? 100 रुपए। अगर शेयर का प्राइस 100 रुपए होगा, उस पर आपका एक्सपेक्टेशन 10% है, तो आप 10 रुपए कमाना चाहेंगे।
और आपको वो 10 रुपए मिल भी रहे हैं, 4 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं और 6 रुपए कंपनी अपने पास रख रही है, वो अपने पास रख रही है, वो भी आप ही का पैसा है। ओके सर, इसमें बड़ा इजीली हो गया। रीजन रीजन ये कि यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन और कंपनी जो कमा रही है वो दोनों बराबर है। कंपनी की एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन और कंपनी जो कमा रही है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं, यहाँ पे बड़ा आसान से 4 रुपए 6 रुपए ऐड किया, डिवाइड बाय 0.10 किया। ओके, यहाँ पर देखना कैसे रिलेशन बिटवीन आर एंड के आपके शेयर प्राइस को इफेक्ट करता है। बाकी डेटा वही रखा, सिर्फ यहाँ पे चेंज किया गया कि कंपनी कमा कितना रही है। कंपनी कमा रही है 12%। अब कंपनी 12% कमा रही है तो आप क्या चाहोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन 10%, कंपनी कमा रही है 12%, तो आप यही चाहेंगे ना कि सारा पैसा कंपनी ही अपने पास रख ले। बिल्कुल यही चाहेंगे, सारा पैसा कंपनी ही अपने पास रख ले। अब जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो तो आपके पास आ गया 4 रुपए, लेकिन जो कंपनी ने अपने पास रखा 6 रुपए, वो 6 रुपए आपके लिए केवल 6 रुपए की तरह काम नहीं कर रहा है, वो आपके लिए 7 रुपए 20 पैसे की तरह काम कर रहा है। कैसे? अगर वो 6 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते तो क्या होता सर? अगर वो 6 रुपए हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते तो हम तो 6 रुपए पे केवल 10% ही कमा पाते। बिल्कुल, लेकिन कंपनी उस 6 रुपए पे कितना कमा रही है, 12% कमा रही है, मतलब 72 पैसे, 72 पैसा। और आपको इसी 72 पैसा कमाने के लिए कितने रुपए रिक्वायर्ड रहेगा, 7 रुपए 20 पैसे। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन 10%, दैट मीन्स आप कहीं इन्वेस्ट करके केवल 10% कमा सकते हैं। तो 72 पैसे कमाने के लिए, 72 पैसा कमाने के लिए आपके पास होने चाहिए 7 रुपए 20 पैसे। दैट मीन्स ये जो कंपनी के पास 6 रुपए हैं वो आपके लिए 7 रुपए 20 पैसे का काम कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स 4 रुपए तो आपका डिविडेंड हो गया जो आपको मिल चुका है, और कंपनी के पास जो पैसा पड़ा है वो आपके लिए 7 रुपए 20 पैसे के इक्वलेंट है। तो अब आपके शेयर का प्राइस कितना डिसाइड करेंगे आप, 112 रुपए पे करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। नाउ कैसे आपका डिविडेंड, अब हम देखते हैं कि कैसे आपका डिविडेंड आपके शेयर प्राइस को इफेक्ट करता है। इस बार लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या चेंज किया, इस बार जो मैंने चेंज किया है वो है डिविडेंड। जो पहले 4 रुपए था अभी कितना है, अभी है 0 रुपए। मैंने डिविडेंड को कम कर दिया। डिविडेंड को कम क्यों? क्योंकि हमारी यही इच्छा थी ना कि कंपनी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रही है तो सारा पैसा कंपनी रखे। जरा देखते हैं इसका क्या इफेक्ट है। अगर सारा पैसा कंपनी अपने पास रख लेती है, आपको कोई डिविडेंड नहीं देती है, पूरे 10 रुपए कंपनी के पास है, तो ऑब्वियसली इस केस में शेयर का प्राइस और बढ़ जाएगा। कंपनी के शेयर का प्राइस जो 112 रुपए है वो बढ़ के कितना हो गया यहाँ पर, 120 रुपए। क्यों? क्योंकि हमारा क्या था, हम कमाएंगे 10%, कंपनी कमाएगी 12%, तो हमारी इच्छा थी कंपनी सारा पैसा तुम ही रखो। तो ये पॉलिसी मैटर करता है, डिविडेंड पॉलिसी आपकी कंपनी के शेयर के प्राइस को इफेक्ट करती है। तो वॉल्टर ने यही कहा कि ये दो चीजें हैं, एक तो डिविडेंड पर शेयर, आप डिविडेंड कितना दे रहे हैं, और दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के, ये आपकी कंपनी की शेयर प्राइस को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो की बात करते हैं। अब ये भी हमने देखा था, अगर कंपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रही है तो हम चाहेंगे कि हमको डिविडेंड कुछ ना मिले, डीपी रेशियो 0%। यहाँ पर ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो वो होता है जहां पे कंपनी के शेयर का प्राइस हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है। तो अभी अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर एक्सपेक्टेशन से कंपनी ज्यादा कमा रही है, यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन 10%, कंपनी कमा रही है 12%, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जब 0% था, 0%, तभी शेयर का प्राइस क्या था, मैक्सिमम था। 120 रुपए से ज्यादा शेयर का प्राइस नहीं होगा। देखो यहाँ पर जब कंपनी डिविडेंड दे रही थी तो 112 रुपए था, और जब डिविडेंड नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, तो शेयर का प्राइस बढ़कर 120 रुपए हो गया है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है तो कभी हमको कंपनी डिविडेंड ना दे, चलेगा हमको। ओके, एक्सपेक्टेशन से कम कमा रही है तो सारा का सारा पैसा हमें दे दे, और अगर एक्सपेक्टेशन के बराबर है, इक्वलेंट है, तो 0 से 100% कुछ भी डीपी रेशियो रख लो, कंपनी के शेयर का प्राइस बराबर रहने वाला है। ओके, अभी कुछ एग्जांपल है जिसमें आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आर बोलेंगे कि कंपनी अपने पैसे पे कितना कमा रही है, 12%। कैपिटलाइजेशन रेट, आपकी एक्सपेक्टेशन है 10%। अर्निंग पर शेयर 4 रुपए है, डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए है। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो फॉर्मूला लगा के हम आंसर लेकर आ जाएंगे, डी प्लस आर अपॉन के इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाय के। आंसर इज 44। फिर दूसरा क्या पूछा, व्हाट इज द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो के लिए क्या देखना होगा कि कंपनी का एक्सपेक्टेशन 10%, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 10%, कंपनी कमा के कितना दे रही है, 12%। ओके,
तो कंपनी अगर 12% कमा के दे रही है तो हम क्या चाहेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन से तुम ज्यादा कमा रहे हो, कंपनी तुम ही रखो। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या रहेगा इस केस में, 0 रहेगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसके साथ साथ शेयर का प्राइस भी बता देना है, किस पर, एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। तो अगर डिविडेंड 0 रखते हैं तो शेयर का प्राइस क्या होने वाला है, 48 हो जाएगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो दैट इज द ऑप्टिमम पे आउट पॉलिसी। ओके, इसे एक चीज ऑब्जर्व किया क्या, कि जैसे जैसे डीपी रेशियो इंक्रीज होगा वैसे वैसे शेयर का प्राइस डिक्रीज होगा। कब, इफ आर इज ग्रेटर देन के। ऐसा एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, अगर एक्सपेक्टेशन से कंपनी ज्यादा कमा रही है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली आपका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या रहेगा, 0। तो इसके लिए लाइन ऐसा घुमा के भी दे सकते हैं तुमको, क्या, कि डीपी रेशियो जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे शेयर के प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि डीपी रेशियो कम रहे। अब डीपी रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में एग्जिस्टिंग डीपी रेशियो तो बता देना, डीपीएस अपॉन ईपीएस 2 रुपए डिवाइड बाय 4 रुपए इंटू 100, 50%। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, जैसे कि अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, टोटल अर्निंग्स दे रखा है, कोई नहीं जी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर पता कर लेना। डिविडेंड पेड टोटल में दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके डिविडेंड पर शेयर पता कर लेना। प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो आपको दे रखा है, प्राइस अर्निंग रेशियो, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, पहले भी हमने देखा था ये फॉर्मूला। पीई रेशियो 8 टाइम्स का मतलब है कि अगर आप 1 रुपए कमाते हैं दैट मीन्स उस समय कंपनी का शेयर का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है, 8 रुपए चल रहा है। इसका एक और इंटरप्रिटेशन समझना, अगर आज आप 8 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना कमाएंगे, 1 रुपए कमाएंगे, दैट इज 12.5%, 12.5% कमाने वाले हैं। चलिए जी, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कंपनी कमाती कितना है, 15% कमाती है। नाउ ये क्वेश्चन भी वैसे ही हो जाएगा, एग्जिस्टिंग डीपी रेशियो, एग्जिस्टिंग डीपी रेशियो कैसा, आप डिविडेंड देते हैं 3 रुपए, कंपनी कमाती है कितना, 5 रुपए, दैट इज 60%, 60%। फिर उसके बाद कैलकुलेट एमपीएस एज पर वॉल्टर मॉडल, तो हम वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लेकर आ जाएंगे। और इसके बाद ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, अगेन आर इज ग्रेटर देन के, सो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इज 0%, नक्की। चलिए ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। रिटेंशन रेशियो का क्या मतलब हो रहने वाला है, सर रिटेंशन रेशियो मतलब बताया था, अगर 60% अपने पास रखते हो मतलब 40% बांट देते हो। तुम 10 रुपए कमा रहे हो, 60% अपने पास रख लो मतलब 6 रुपए अपने पास रख लो, 4 रुपए बांट रहे हो, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 4 रुपए। ओके, दिस टाइम यहाँ पर क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन 12 है लेकिन कंपनी 8% कमा रही है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन से कम कमा रही है, आप कहेंगे सारा पैसा हमें दे दो, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100%। ओके, तो इसमें जितना कमाया सारा डिविडेंड के नाम पे आपको मिल जाएगा, तभी शेयर का प्राइस मैक्सिमम होगा। देखो पहले शेयर का प्राइस था 66.67, ओके, और अभी शेयर का प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 83.33। तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मतलब जहां पर शेयर का प्राइस मैक्सिमम हो। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है जहां पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। टोटल 9 केसेस हैं यहाँ पर हमने अर्निंग पर शेयर रखा 30 रुपए, के ही रखा है 10%, 9 केसेस के लिए कांस्टेंट है ये। फिर हमने चेंज क्या किया, हमने 3 कॉलम्स बनाए, अगर कंपनी कमा रही 8%, 10% या 12%, और 3 इधर केसेस लिए, डीपी रेशियो 0%, डीपी रेशियो 50% और डीपी रेशियो 100%। हमने क्या सीखा कि अगर एक्सपेक्टेशन से कम कमा रही है, अगर कंपनी एक्सपेक्टेशन से कम कमा रही है कंपनी, तो हम कहेंगे सारा हमको दे दीजिए। तो इस केस में शेयर का प्राइस मैक्सिमम किधर आएगा, सर मैक्सिमम आएगा अगर सारा पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो। और ये वाला केस देखें, अगर एक्सपेक्टेशन के बराबर कमा रही है कंपनी, तो हमने कहा था एक्सपेक्टेशन के बराबर कमा रही है तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे 0 से 100% कुछ भी डीपी रेशियो हो जाए, शेयर का प्राइस सेम रहने वाला है। अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रही है कंपनी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रही है कंपनी, तो क्या होगा, हम चाहेंगे कि कंपनी तुम ही रखो अपने पास। उस केस में शेयर का प्राइस मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन डीपी रेशियो इज 0%। ओके, देखो 360 है, यहाँ पे 330 है, यहाँ पे 300, तो शेयर का प्राइस मैक्सिमम किधर है, 360 पर, डीपी रेशियो 0%। तो ये सारा था वॉल्टर मॉडल। अब आज हमने जो देख लिया, क्या क्या, सोलोमन देखा, हमने एमएम देखा, और हमने वॉल्टर भी देख लिया। गॉर्डन मॉडल हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। तो अभी के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।